तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी की वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, मिडिल क्लास रह जाते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज आती है एटीट्यूड। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि किसी भी आदमी के सक्सेस का क्रेडिट 85% जाता है उसके एटीट्यूड को, और सिर्फ 15% जाता है कि वो कितना स्मार्ट है और कितने फैक्ट्स और फिगर जानता है। लेकिन शॉकिंगली हमारी एजुकेशन के 100% पैसे उस 15% के लिए खर्च किए जाते हैं, वो फैक्ट्स और फिगर्स पढ़ाने के लिए। लेकिन ये वीडियो बाकी 85% सक्सेस के लिए है। दोस्तों, हमने डेविड और गोलायत की कहानी तो सुनी ही है। गोलायत जो कि एक बहुत बड़ा इंसान था, गांव वालों को परेशान करता था, उन्हें सताता था। एक दिन वहां पे 17 साल का बकरी चराने वाला लड़का आया और उसने गांव वालों से पूछा, तुम सब मिलके इससे लड़ते क्यों नहीं हो? वो गांव वाले सब डरे हुए थे और उन्होंने कहा, तुझे दिखता नहीं है कि ये कितना बड़ा है, कैसे मारेंगे इसे? इस पर डेविड ने कहा, नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है कि तुम इसे मार नहीं सकते, ये इतना बड़ा है कि तुम उसे कुछ भी मारोगे ये बच नहीं पाएगा। और डेविड ने उसे गुलेल और पत्थर की मदद से ही मार डाला। सेम इंसान, लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड की वजह से डिफरेंट रिजल्ट। दोस्तों, जब भी कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसके सिर्फ दो ही मतलब है, या तो उसे वो चीज करनी नहीं आती, अगर ऐसा है तो वो एक स्किल प्रॉब्लम है जो कि सीखी जा सकती है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि वो उसे करना नहीं चाहता, तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में। दोस्तों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव करता है, हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाता है, लॉयल्टी इंक्रीज करता है, क्वालिटी इंक्रीज करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता देता है। लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड कड़वापन लाता है, बीमारियां देता है, पर्पसलेस लाइफ देता है और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे करें? स्टेप 1 आता है अपना फोकस चेंज करना। लुक फॉर द पॉजिटिव। जब एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आए थे तो उन्होंने अपना करियर बहुत कम पैसों वाली जॉब से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बने। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त एंड्रयू कार्नेगी के अंडर 43 मिलियनर्स काम कर रहे थे। एक बार किसी ने मिस्टर कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं? तो इस पर मिस्टर कार्नेगी ने कहा, लोगों से डील करना सोने की खुदाई की तरह है। जब आप सोने को ढूंढते हो तो ये मैटर नहीं करता कि एक टुकड़े सोने से आपको कितनी गंदगी निकालनी है। जब आप खोदते हो तो आप खोदते रहते हो और सोने की तरफ ध्यान देते हो, ना कि उस गंदगी की तरफ जिसने सोने को घेरा है। आपका फोकस कहाँ पे है? जब भी आप नई चीजें देखते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप क्या देखते हो? उनकी अच्छाई या फिर बुराई? एक बार एक शिकारी ने एक बर्ड डॉग खरीदा जो कि अपने आप में बहुत यूनिक था। ये पानी में चल सकता था। उसने जब इसे पहली बार देखा था तो उसे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा खुश था कि ये अपने फ्रेंड्स को दिखाएगा और उनके कॉम्प्लीमेंट्स लेगा। एक बार वो अपने दोस्त को डक हंटिंग पे लेके गया। उन्होंने बहुत सारे डक्स की हंटिंग करी और हर बार अपने डॉग को ऑर्डर किया जो कि भाग के पानी में जाता और उन बर्ड्स को लेके आ जाता। वो डॉग ये चीज पूरे दिन करता रहा। उस डॉग का ओनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका फ्रेंड उसे कमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, लेकिन उसे वो कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं मिला। रास्ते में जाते जाते उसने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या तूने मेरे नए डॉग के बारे में कुछ अलग देखा? तो इस पर उसके दोस्त ने रिप्लाई किया, हाँ किया तो है, तेरा कुत्ता स्विमिंग नहीं कर सकता। व्हाट एन एटीट्यूड। जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अगर आपको अपना एटीट्यूड इंप्रूव करना है तो आपको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए स्टेप नंबर 2 आता है, डू इट नाउ। हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में चीजों को टाला होगा और बाद में बहुत दुख भी हुआ, लेकिन जितना ज्यादा हम चीजों को टालते हैं बाद में उतना ही ज्यादा एफर्ट लगता है एक्शन मोड में आने के लिए। ये उस छोटे बच्चे की तरह है जो बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश रहूंगा। और जब वो बड़ा लड़का बन जाता है तो वो बोलता है, जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा ना तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर उसका कॉलेज खत्म होता है, वो बोलता है, जब मेरी पहली जॉब लगेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर उसकी जॉब लगती है और वो बोलता है, जब मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और बाद में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और धीरे धीरे वो रिटायर हो जाता है। वो 8 साल से 60 साल का हो चुका है। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ चली गई। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात कि हम पूरी लाइफ अपने ड्रीम्स को नहीं जी पाए और चीजों को टालते रहे। कई लोग चीजों को बहुत बड़े बड़े शब्द कह के टालते हैं। यार, अभी मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। 6 महीने के बाद वो फिर से सोच ही रहे होते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है और वक्त सिर्फ यही है। अगर हमें करना है तो अभी करना है, वरना कभी भी नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने का नेक्स्ट स्टेप आता है, गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। जॉन एक वुड कटर था
जो कि एक कंपनी के लिए 5 सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसकी सैलरी कभी इंक्रीज नहीं हुई थी। उसकी कंपनी ने एक नया एम्प्लॉय हायर किया जिसका नाम था बिल, और उसकी सैलरी 1 साल में ही इंक्रीज कर दी गई। इससे जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने बॉस से बात करी। इस पर उसके बॉस ने कहा कि तुम अभी भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने तुम 5 साल पहले काटते थे। उसने कहा कि हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है और हमें बहुत खुशी होगी कि हम तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर पाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। जॉन वापस गया और हर रोज ज्यादा घंटों तक काम करने लग गया, लेकिन रिजल्ट्स में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई। वो वापस अपने बॉस के पास गया। इस पर उसका बॉस बोला, तुम बिल से जाके बात क्यों नहीं करते? क्या पता उसे कोई सीक्रेट पता हो। जब जॉन ने बिल से पूछा कि तुम इतने पेड़ कैसे काट लेते हो, इस पर बिल ने कहा, हर बार जब मैं एक पेड़ काटता हूँ तो मैं 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ और अपनी आरी को शार्प करता हूँ। पिछली बार तुमने कब अपनी आरी शार्प करी थी? जॉन को अपने सवाल का आंसर मिल गया कि उसे अगर इम्प्रूव होना है तो उसे कंटिन्यूअसली अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। और हमारे साथ भी ऐसा ही है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्सेस। लेकिन हमें सक्सेस मिलती कैसे है? सक्सेस हमें मिलती है अच्छे डिसीजंस लेने से, लेकिन हम अच्छे डिसीजन तब ही ले सकते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस आता है बुरे डिसीजंस लेने के बाद। यानी फेलियर ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। एक बार एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि कैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ घंटों में ये बटरफ्लाई स्ट्रगल करेगा और अपने कुकून से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मगर आप में से कोई भी इस कुकून को छेड़ना मत। और उसके बाद वो क्लासरूम से चले गए। स्टूडेंट्स काफी देर से वेट कर रहे थे और उसके बाद बटरफ्लाई स्ट्रगल करने लग गया और अपने कुकून से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ये देख के एक स्टूडेंट को उस पर तरस आ गया और उसने उस कुकून को धीरे से तोड़ दिया ताकि बटरफ्लाई आराम से वहां से बाहर निकल आए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो बटरफ्लाई मर गया। जब टीचर वापस आए तो स्टूडेंट्स ने उन्हें सच्चाई बताई। इस पर टीचर ने बताया कि आपने उस बटरफ्लाई की मदद करके उस बटरफ्लाई को एक्चुअली मार दिया है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि वो बटरफ्लाई जो स्ट्रगल करता है उस कुकून को तोड़ने के लिए, उसी की वजह से उसके विंग्स में स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि आपने उस बटरफ्लाई को वो स्ट्रगल नहीं करने दिया, इसी की वजह से उसके विंग्स में कभी स्ट्रेंथ नहीं आई और वो मर गया। हमारी लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को इतना प्यार करते हैं कि उन्हें उनका स्ट्रगल नहीं करने देते, जिसकी वजह से उनमें वो स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं हो पाती जो सक्सेस को लीड करेगी, और इवेंचुअली वो फेल हो जाते हैं। हर एक ग्रेट सक्सेस स्टोरी एक ग्रेट फेलियर स्टोरी भी है। 1913 में ली डी फॉरेस्ट, इन्वेंटर ऑफ द ट्रायोड ट्यूब, इनके खिलाफ फ्रॉड के चार्जेस डाले गए और बोला गया कि ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और अपनी कंपनी के स्टॉक्स परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, ये क्लेम करके कि वो इंसान की आवाज को समंदर पार तक ले जा सकते हैं। उनकी बहुत बेइज्जती की गई, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इस इन्वेंशन के बगैर हम क्या होते। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिसंबर 10, 1903 में राइट ब्रदर्स की विजडम को क्वेश्चन किया, उनकी बेइज्जती करी कि वो एक मशीन बनाना चाहते हैं जो हवा से भारी है लेकिन फिर भी उड़ेगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद किटी हॉक में राइट ब्रदर्स ने वो अपनी पहली फेमस फ्लाइट ली। हेनरी फोर्ड अपनी पहली गाड़ी में रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। यंग बेथोवन को बोला गया था कि उनके पास म्यूजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपना बेस्ट म्यूजिक दिया है। लाइफ में सेटबैक्स आते ही हैं, लेकिन ये सेटबैक एक हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स होने चाहिए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ना कि क्विट करके बैठ जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम। हमारी खुद के बारे में फीलिंग्स और हमारी प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, औरों की रिस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी, लॉ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट भी सच है। अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए 2 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली आती है पेशेंस। बहुत बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, यार चाहे आप पॉजिटिव बातें करो या नेगेटिव बातें करो, मेहनत करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर ये सच नहीं है। शायद वो डिफरेंस अभी हमें दिख ना रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। चाइना में एक बैम्बू ट्री है जिसे प्लांट किया जाता है, पानी दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, लेकिन 4 साल तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती। 5वें साल के करीब वो ही बैम्बू ट्री 6 हफ्ते के अंदर अंदर 90 फीट तक उग जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो बैम्बू ट्री 6 हफ्ते में उगा या फिर 5 साल में, जब उसमें कोई भी ग्रोथ का साइन नहीं दिखाई दे रहा था। अगर उस वक्त लोग उसे पानी देना बंद कर देते या फर्टिलाइजर देना बंद कर देते तो क्या होता? क्या वो बैम्बू ट्री उगता? ऑब्वियसली नहीं। हमें भी नेचर से सीखना चाहिए और अपने आप में पेशेंस रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए।
हो सकता है कि रिजल्ट्स अभी विजिबल ना हो, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है मोटिवेशन। अगर आप महान लोगों की लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कभी भी उन्होंने अपनी कमियों को अपने काम की रुकावट नहीं बनने दी। बेथोवन ने दुनिया को बेस्ट म्यूजिक कंपोज करके दिया। उनकी क्या कमी थी? वो बहरे थे। नेचर में बेस्ट पोएट्री लिखने वाले मिल्टन, इनकी क्या कमी थी? वो कभी नेचर को ही नहीं देख पाए। वो अंधे थे। दुनिया के बेस्ट लीडर्स में से एक यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनकी क्या कमी थी? उन्होंने व्हील चेयर से सर्व किया। इवन कि अगर हम नेचर को भी देखें तो साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग बम्बल बी की बॉडी इतनी भारी है और उसका विंग स्पैन इतना छोटा कि एरोडायनेमिकली वो कभी उड़ नहीं सकती। लेकिन ये बम्बल बी को नहीं पता और वो हवा में बेखौफ उड़ती रहती है। विल्मा रडोल्फ टेनेसी में एक गरीब घर में पैदा हुई थी। 4 साल की उम्र में उन्हें स्कारलेट फीवर के साथ निमोनिया हो गया, एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जिसने उन्हें पैरालाइज कर दिया। और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो पूरी जिंदगी कभी अपना पैर जमीन पे नहीं रख पाएंगी। लेकिन विल्मा की माँ ने उन्हें एनकरेज किया और उन्होंने विल्मा से कहा कि अगर तुम चाहती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। इस पर विल्मा ने कहा, माँ, मैं इस दुनिया की सबसे तेज भागने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। 9 साल की उम्र में डॉक्टर्स की एडवाइस के अंगेज जाके विल्मा ने अपना पैर धरती पे रखा और डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रेस लड़ी और लास्ट आई। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और तब तक रेस लड़ती रही जब तक वो फर्स्ट नहीं आ गई। 15 साल की उम्र में टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्हें एक कोच मिले जिनका नाम था एड टेम्पल। विल्मा ने अपने कोच को बताया कि मैं दुनिया की सबसे तेज भागने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। इस पर एड टेम्पल ने कहा, अगर तुम में इतनी मोटिवेशन है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये साल था 1960 और विल्मा ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। विल्मा का कंपटीशन जूटा हीन के साथ था, जिन्हें आज तक कभी नहीं हराया गया था। पहला इवेंट 100 मीटर रेस का था। विल्मा ने जूटा हीन को हरा के अपना पहला ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल किया। सेकंड इवेंट 200 मीटर रेस थी। विल्मा ने दोबारा से जूटा हीन को हरा के अपना सेकंड गोल्ड मेडल लिया। थर्ड इवेंट 400 मीटर की रिले रेस थी और उनका कंपटीशन दोबारा से जूटा हीन के साथ। रिले रेस में सबसे तेज इंसान सबसे आखिरी लैप भागता है। पहले 3 लोगों ने बैटन इजीली एक्सचेंज कर लिए। जैसे ही बैटन विल्मा को मिला, उसके हाथ से बैटन छूट गया। जब उसने देखा कि दूसरी साइड में जूटाहीन बैटन लेके भाग रही है, तो उन्होंने दोबारा से बैटन उठाया, मशीन की तरह भागी और अपना तीसरा गोल्ड मेडल 1960 के ओलंपिक्स में हासिल किया। ये हिस्ट्री बन गई कि एक पैरालिटिक वुमेन, जिसे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि वो कभी चल तक नहीं पाएंगी, 1960 ओलंपिक्स में दुनिया की सबसे तेज भागने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, अगर हम रेगुलरली ऐसी बायोग्राफीज पढ़ें या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, तो हम हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। अपने रास्ते के पत्थरों को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप किसी को भी मिले तो उन्हें ऐसा फील करवाइए कि उनमें कुछ खास बात है और ये चीज पक्का रेसिप्रोकेट होगी। ये एक तरीका भी है आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम इंप्रूव करने का। दोस्तों, हमने ये आपको सारी बातें मिस्टर शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन से बताई है। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। अगर आप इस बुक से और बातें जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके ये बुक खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिप्रेस्ड है और इस वीडियो से उसे फायदा मिल सकता है, तो आप ये उनके साथ पक्का शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम आने पर वो भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।